नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 50 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कथन, इसमें देखिए कथन कारण से रिलेटेड चीज़ें हैं, कथन को कारण से रिलेट करना है, ठीक है, और फिर इसमें से दिए गए आंसर्स को देना है। कथन ये है कि अल्पसंख्यक जो समूह है वो अक्सर बहुसंख्यकों के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका जो तर्क दिया गया है कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह और पक्षपात के शिकार होते हैं। तो इसमें देखिए ये जो तर्क है ये इससे पूरी तरह से कोरिलेट है, ठीक है। यानी अगर इसको इसलिए करके पढ़ा जाए, यानी पहले तर्क पढ़िए उसके बाद कथन पढ़िए कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह व पक्षपात के शिकार होते हैं, इसलिए इसमें इसलिए जोड़ दीजिए, उसके बाद पहला पढ़िए, ठीक है। इसलिए अल्पसंख्यक समूह अक्सर बहुसंख्यकों के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कभी डाउट हो रहा हो तो आप पहले सेकंड ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। किसी किसी में देखिए ऐसा नहीं होता कि सभी में ये चीज़ फिट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीज़ फिट होती है। पहले सेकंड वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद इसलिए जोड़ के फिर इसको फर्स्ट वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर फर्स्ट वाला पढ़ने के बाद क्योंकि जोड़ के सेकंड वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर बैठ जाता है ठीक से सटीक तो मान लिया जाता है कि वो सही है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक समूह को पूर्वाग्रह व पक्षपात का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि वो बहुसंख्यकों के प्रति खुश नहीं होते हैं उनसे, ठीक है। वो अविश्वास व्यक्त करते हैं, पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, बहुसंख्यकों जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये अकबर ने कहा है, ठीक है। अकबर ने कहा है कि समुदाय जो है ये पड़ोस से प्रारंभ होता है, ठीक है। हमारे पड़ोस के लोग हमारे समुदाय में रिलेटेड होते हैं और ये पूरे विश्व तक फैल जाता है, यानी पूरा विश्व, जैसे स्त्री समुदाय की बात करें तो पूरे विश्व की स्त्रियाँ आ जाएंगी, बच्चों की बात करें पूरे विश्व के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। पुरुष समाज की बात करें, पुरुष समुदाय की बात करें तो पूरा विश्व का पुरुष समुदाय आ जाएगा, ठीक है। हिंदू समुदाय की बात करें तो पूरा विश्व के हिंदू आ जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि ये पड़ोस से तो प्रारंभ होता है लेकिन पूरे विश्व तक फैला हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और यौन समूह, भीड़, ये सभी किसका उदाहरण है? तो ये समूह देखिए अर्ध समूह के उदाहरण है, ठीक है। अब अर्ध समूह क्या होता है? अर्ध समूह होता है कि उसमें व्यक्ति जो होता है वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जुड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनको आभास होता है कि ये समूह के हैं। जैसे परिस्थिति समूह हो गया, परिस्थिति समूह में जितने युवा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, क्या सभी युवा सभी को जानते हैं? क्या आप भारत के सभी युवाओं को जानते हैं? ठीक है। या फिर कोई लड़कियों का समूह है, लड़कियों की परिस्थिति है, तो क्या वो सभी लड़कियों को जानती हैं पूरे विश्व के? नहीं जानती, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति समूह है इसमें लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन बस उस परिस्थिति के वो अंग होते हैं। आयु में भी देखिए, आयु समूह में एक ही आयु के कितने लोग, जैसे आपकी एज मान लीजिए 30 है, ठीक है, 30 है तो 30 एज के कितने लोग होंगे आप उन सबको नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो उसके ग्रुप से तो आप जुड़े हैं लेकिन आप उनको पर्सनली नहीं जानते। यौन समूह में भी है, जैसे स्त्री है तो सभी स्त्रियों को नहीं जानती होंगी लेकिन वो स्त्री समूह के अंतर्गत आएंगी। भीड़ है तो भीड़ में जुटे हुए सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो ये अर्ध समूह, अर्ध समूह का मतलब होता है कि वो उस समूह के सदस्य तो होते हैं लेकिन उनमें पारस्परिक जागरूकता नहीं होती, और क्या होता है एक दूसरे को जानते नहीं है वो, ठीक है। पर्सनली वो एक दूसरे को जानते नहीं, बस उस समूह के मेंबर कहलाते हैं वो, तो इसको हम अर्ध समूह कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खीम की अवधारणा नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं शब्द है, जैसे ही आपको कहीं पे भी नहीं शब्द मिलता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप तुरंत नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि गलती से भी आप हाँ को न टिक करके आए। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है सामान्य और व्याधिकी की बात दुर्खीम ने की थी, उन्होंने तथ्य बताया था, सामान्य तथ्य और व्याधिकी तथ्य, सामान्य प्रकार व्याधिकी प्रकार, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा था आदर्श शून्यता की बात की थी, यानी एनॉमी की बात की थी, उन्होंने स्वस्फूर्ति की बात की थी कि समाज जो है वो स्वस्फूर्त है, ठीक है। फिर देखिए नैतिक व भौतिक घनत्व की भी बात की थी कि समाज में पहले नैतिक घनत्व में वृद्धि होती, भौतिक घनत्व में वृद्धि होती, फिर
नैतिक घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी पहले क्या था, कम जनसंख्या थी समाज में, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, समाज का ये उत्तरदायित्व बन गया कि वो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो ये नैतिक घनत्व, नैतिक दायित्व बन गया कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और इसीलिए क्या हुआ, श्रम विभाजन हुआ, जटिल श्रम विभाजन किया गया। तो ये भी हो जाएगा। लेकिन धार्मिक संघर्ष की बात कहीं पे भी इमाइल दुर्खिम ने नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन से सांस्कृतिक कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं। तो कौन से सांस्कृतिक कारक है जो आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। देखिए मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है, इसमें आप अपने मन से मत लगाइएगा, जिसको मैक्स वेबर ने कहा है बस उसी को लगाना है। किसी भी थिंकर का जब उसके अनुसार पूछता है तो उसके थियोरी में जाकर हमको वो चीज़ लगानी होती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि हमारे अनुसार क्या है। तो इसमें देखिए मैक्स वेबर ने बोला धर्म, धर्म जो है ये क्या है, ये परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक है। इन्होंने माना है कि जो धर्म है ये आर्थिक कारक के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, और इसी के कारण समाज में चेंज आते हैं। किस प्रकार का समाज होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा धर्म है। ठीक है, कौन सा देश कितना अमीर होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा धर्म है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे देखिए कहते हैं मातुलेय। ठीक है, मातुलेय में क्या होता है कि मामा का प्रथम स्थान होता है और पितृश्रेय में बुआ का स्थान होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं लास्ट में आंसर्स लिखती हूँ, तो मैं उस समय जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है तो मैं उसमें से देख के लिख देती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब मैं उसको डिस्क्राइब करने लगती हूँ तो जो सही होता है वही चीज़ होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन कभी मतलब 10 MCQs में कोई ऐसा एक क्वेश्चन हो जाता है, गलत हो जाता है कि उसके जो आंसर्स होते हैं वो कुछ और हो जाते हैं, और जो मैं बताती हूँ इसमें आंसर वो कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो जो मैं बताऊँगी क्वेश्चन में वो सही होगा। ठीक है, उसको आप सही मानेंगे, मिसप्रिंट जो हो जाएगा उसको आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पुरुष संबंधियों की तुलना में जब मामा को ज़्यादा स्थान दिया जाता है भाजे भाजी के जीवन में तो उसको हम मातुलेय कहेंगे, और जब व्यक्ति के जीवन में बुआ का प्रथम स्थान होता है तो उसको पितृश्रेय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि दादा दादी व नाती पोतों के बीच में जो परिहास संबंध पाए जाते हैं वो कौन से संबंध होते हैं, कौन से जनजाति में पाए जाते हैं, वो है ओराव जनजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। दादा दादी और नाती पोतों के बीच में जो परिहास संबंध, परिहास का मतलब क्या है, परिहास का मतलब है कि जहाँ हंसी मजाक चलता है। ठीक है, दादी जो है अपने पोते पोतियों से वैसे ही हंसी मजाक करती है जैसे कि हमारे यूपी में देवर और भाभी के बीच में होता है। ठीक है, उसी तरह से हंसी मजाक चलता है। उसी तरह से नाती पोतों के बीच में यानी नाना नानी जो है वो भी अपने जो जो नाती है या फिर नातिन है उनसे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे यहाँ पे देवर और भाभी के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हंसी मजाक चलता रहता है। ये उराव जनजाति में पाया जाता है, और ये इंडिया में जो स्टेट की बात की जाए, कहाँ के स्टेट में ये कल्चर में है, तो ये पश्चिम बंगाल के कल्चर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो गाँव में लोग रहते हैं वहाँ पे भी इस तरह के परिहास संबंध पाए जाते हैं कि जो नाना नानी हैं वो अपने नातिन और नाती के साथ जो है वो हंसी मजाक का संबंध रखते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आपके जो क्वेश्चंस है देखिए फ्रेंड्स, कितना भी पढ़ लीजिए और उसको जितना भी ज़्यादा हो सके उसको इतना पढ़िए कि 1-2 क्वेश्चन से फिसलने की कोई संभावना ना हो, क्योंकि जो कैटेगरी होती है सिलेक्शन की, ठीक है, मैंने जो अभी तक महसूस किया है, एक कैटेगरी तो होती है जो बिल्कुल हाई उनका मार्क होता है, उनके छटने की कोई चांस नहीं होती। ठीक है, उनका मतलब अच्छी रैंक होती है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है वो किसी तरह से होते होते मतलब अगर वो 2 नंबर कम पाए होते तो वो सेलेक्ट नहीं होते। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है जो कुछ नंबरों से यानी आधे नंबर से 1 नंबर से वो क्या फिसल के वो रह जाते हैं सिलेक्शन से। तो इन तीनों कैटेगरी में से आपको फर्स्ट कैटेगरी में जाना है। फर्स्ट कैटेगरी में जाने के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप खूब पढ़िए और इतना पढ़िए कि किसी भी क्वेश्चन के ना आने की कोई संभावना ही ना हो, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में रहेंगे तो भी आपकी तलवार लटकी रहेगी आपके ऊपर कि हो सकता है 1-2 नंबर डिलीट हो जाए, कि कोर्ट में केस चला जाए, कुछ हो जाए तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएँ। ठीक है,
होने के बाद भी कुछ हो जाता है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं तो आपको बहुत पढ़ना होगा, और यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इन तीनों कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी को चॉइस करनी है और खूब पढ़ाई करनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है। तो तृतीयक नातेदार कौन है, तो दादा है नहीं, क्योंकि दादा जो है वो पिता के प्राथमिक संबंधी हैं, तो हमारे द्वितीयक संबंधी होंगे, ठीक है। फिर पिता का भाई, यानी पिता हमारे प्राथमिक संबंधी हुए, उनके भाई उनके प्राथमिक हुए, तो हमारे द्वितीयक संबंधी होंगे, ठीक है। माता का भाई, माता हमारे प्राथमिक संबंधी, और उनका भाई उनका प्राथमिक संबंधी, तो हमारा द्वितीयक संबंधी होगा, ये भी तृतीयक नहीं है। लेकिन ससुर जो होता है, ठीक है, तो उसमें पति जो होता है, पति प्राथमिक संबंधी है, ठीक है, और पति के जो पिता हैं वो उनके प्राथमिक हैं, तो यानी हमारे द्वितीयक हुए ससुर। ससुर का भाई तृतीयक, ठीक है, यानी ससुर का जो भाई है वो उनका प्राथमिक है और हमारा तृतीयक संबंधी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी, ये परिभाषा किसकी है, तो ये वीरस्ट्रीट की परिभाषा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसने कहा है कि समाज बिना प्रतिमानों का नहीं रह सकता, ठीक है, या फिर बिना प्रतिमानों के समाज असंभव होगा, या फिर बिना प्रतिमानों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो किसी तरह से भी कोटेशन बन सकता है, लेकिन इसका जो निचोड़ होगा वो किसने दिया है, वीरस्ट्रीट ने दिया है, तो इसलिए आप वीरस्ट्रीट लगाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन है ये देख लेते हैं। पहला है विधि बनाई जाती है जबकि प्रथा समाज से उद्भूत होती है, यानी समाज से निर्मित होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो कानून होता है वो कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद उसको पूरा एक प्लानिंग करके प्रोसेस के तहत बनाया जाता है, ठीक है, ये पूरी तरह से औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन प्रथा समाज में धीरे धीरे विकसित होती है। फिर देखिए दूसरा क्या है, विधि जो होती है विशिष्ट होती है, जो कि प्रथा नहीं। विधि विशिष्ट होती है यानी किसी विशेष क्षेत्र, जैसे यूपी के कानून है तो यूपी में ही लागू होंगे, ठीक है। राजस्थान के कानून है, यदि वहाँ की सरकार ने बनाया है तो वहीं पर लागू होंगे, ठीक है। उसी तरह से विधि क्या होती है, विशिष्ट होती है, किसी विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होती है, जबकि प्रथा नहीं। जैसे विवाह की प्रथा है तो वो इंडिया में भी है और अदर स्टेट में भी है, ठीक, अदर कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। तो प्रथा क्या होती है, ये विशिष्ट नहीं होती, सामान्य होती है, पूरे देश में पूरे विश्व में ये कोई ना कोई प्रथाएँ होती ही हैं, ठीक है। जैसे मान लो विवाह है तो यहाँ पे थोड़ा सा नियम कानून अलग है, वही चीज़ राजस्थान में भी होगी, वही चीज़ आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, तो सामान्य हो गया ये। लेकिन विधि जो होती है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। विधि देखिए, तीसरा है विधि और प्रथा दोनों के प्रवर्तन हेतु अभिकरण की आवश्यकता होती है। तो अभिकरण का मतलब क्या है, अभिकरण का मतलब कुछ ऐसे एजेंसीज होती हैं जिसके माध्यम से हम दोनों को क्या करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, उनको लागू करते हैं। जैसे कानून के प्रवर्तन के लिए हमको सरकार की आवश्यकता होगी, ठीक है, राजनीतिक दल की आवश्यकता होगी, उसके बाद हमको बहुमत की आवश्यकता होगी, पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन और प्रथा के लिए क्या होता है, प्रथा में ऐसा नहीं कि प्रथा है भैया हमने बोल दिया तो हो गया। प्रथा में लोगों की आवश्यकता होगी, लोगों के तहत जितने भी उसमें स्तरीकरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे हमको शादी करनी है तो शादी में हमको धोबी की ज़रूरत है, फिर कुम्हार की भी ज़रूरत है, पंडित की भी ज़रूरत है, ठीक है, और भी जो लोग हैं नाउन होते नाऊ होते उनकी भी ज़रूरत है, और भी जो स्तरीकरण में जो स्थान प्राप्त है माली है, ठीक है, सबकी हमको ज़रूरत होती है। तो अभिकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, प्रथा और विधि दोनों में। इन दोनों को बिना अभिकरण के न तो हम लागू कर सकते हैं ना ही इनको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं, जबकि विधि का लोप किसी मान्य सत्ता के सोद्देश्य प्रयास के आधार पर होता है। तो प्रथाएं देखिए धीरे धीरे अपने आप लुप्त हो जाती हैं, जब लोग मानना बंद कर देते हैं तो प्रथाएं लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सती प्रथा थी पहले, और सती प्रथा को मानना कल्पना से परे था। एक समय ऐसा था कि घर घर में सती प्रथा होती थी, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जलाना अनिवार्य हो जाता था। तो सती प्रथा बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थी और इसका विरोध करना ये नामुमकिन था। लेकिन आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सती प्रथा हो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, फिर कुछ लोगों ने क्या किया, उसको मानना बंद कर दिया, फिर और लोगों ने मानना बंद किया, फिर धीरे धीरे ये फैलते फैलते आज पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो प्रथाएं क्या होती हैं, ये अपने आप लुप्त हो जाती हैं। और विधि जो होता है, कोई भी कानून हमको जब हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पूरी प्रोसेस के तहत बहुमत के द्वारा हम उसको हटाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा सोद्देश्य प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया होती है, जबकि प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं। तो इसमें 1 2 3 4 पूरा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
ये है आपकी आंसर की। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है मैंने ए बताया हुआ था, तो यहाँ पे आप ए बना लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें डी टाइप हो गया है, आपको ए लगाना है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करें। मुझे आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।